नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी आरओ की तैयारी में। भरपूर मेहनत का संघर्षरत होंगे साथियों। और आज को एक खुशखबरी दे दूं आज आपको कि आज से आपको डेली 25 प्रश्न मिलेंगे। 25 प्रश्नों की वीडियो मिलेगी। और आज से नहीं लेकिन कल से कोशिश करूंगा कि लाइव लूं वो सेशन। तो वो 15-20 मिनट का एक सेशन रहा करेगा। डेली आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। और आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें प्रीवियस ईयर करवाए जाएंगे साथियों। जो पूर्वालोकन जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, और ज़्यादातर जो 60 प्रश्नों का जो 1 घंटे का जो होता है आरओ का सेकंड वाला पेपर हिंदी का, वो सब करवाया जाएगा। तो उसमें प्रीवियस ईयर स्टार्ट किए, प्रीवियस ईयर की श्रृंखला स्टार्ट की है। मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जो हिंदी में जो सबसे कठिन टॉपिक जो माना जाता है उसके क्वेश्चन करवाए जाएं। तो आज की क्लास साथियों पर्यायवाची पर रहेगी, तो ये आपके लिए खुशखबरी थी। बाकी डेली 25 के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे हिंदी भी कवर हो जाएगी। और वो मैंने बता ही दिया कि 1-2 दिन में आदित्य सर आने वाले हैं। तो आदित्य सर आपको यूपी स्पेशल की क्लासेस करवाएंगे। तो देखते हैं प्राचीन भारत में कोशिश करूंगा कि उसी बीच मैं भी अपनी क्लास रेगुलर करता रहूं। अगर हो सकता है कि मेरी 1-2 क्लास ना हो तो आदित्य सर की क्लास रहेगी। बाकी ये सारी क्लासें आपको साथियों प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएंगी। एक अलग से प्लेलिस्ट में बना के हिस्ट्री की क्लास अलग मिलेंगी, पॉलिटी की क्लास आपको अलग मिलेंगी साथियों, आरओ की। तो आप बेफिक्र रहिए। कल तो बढ़ते हैं आगे क्लास में। कल की क्लास में साथियों हमने मौर्योत्तर काल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा जैसे होता ना कि लगातार फैक्चुअल करवाने से तो अच्छा है कि थोड़ा समझा समझा के करवाऊं। तो इसीलिए थोड़ा मौर्योत्तर क्लास में मैंने कहा एक क्लास ज़्यादा भी हो जाए मौर्योत्तर में, ऐसा क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्न उठा लेता है साथियों। तो कल हमने जो शुंग वंश और ये सब तो हो ही गए थे, शुंग कर्ण चेदी सातवाहन। तो संगम कालीन चल रहा था साथियों। संगम कालीन में क्या है कि आपको शब्दावली जो टर्मिनोलॉजी जो होती है वो थोड़ी आपको चेंज लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसानों को बल्लाल बेललाल बोला जाता था। और जो ब्राह्मण, मैंने आपको बताया था जैसे शुरुआत में जो सामाजिक व्यवस्था जो कल मैंने आपको करवाई थी साथियों। तो अब उसी पे अगर आ जाएं हम, तो आप देखोगे साथियों कि जैसे ही जिक्र होगा तो मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में संगम कालीन चल रहा था। संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था चल रही थी साथियों। संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो साथियों संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था में मैंने आपको करवाया था। कल आपको मैंने बताया था कि जो संगम कालीन जो समाज था वो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि इसमें अस्पृश्यता मौजूद थी, या कह सकते हो कि अस्पृश्यता एक उच्च स्तर पर थी। लेकिन साथियों आपको बता दूं कि कल मैंने ये भी आपको समझाया था कि संगमकालीन समाज में अस्पृश्यता मौजूद अवश्य थी, लेकिन समाज में वर्ण व्यवस्था या जो 4 वर्णों में जो विभाजन था वो वर्ण विभाजन नहीं था, बल्कि उसकी जगह समाज 2 भागों में, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में विभाजित था साथियों। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। इससे आगे साथियों हम चलें तो समाज में दास प्रथा नहीं थी, या दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये भी मैंने आपको करवाया साथियों। उसके बाद मैंने और शुरुआत में मैंने महापाषाण, तो वो तो आगे भी आएगा साथियों महापाषाण के बारे में। फिर मैंने कल जो चलते चलते जो तो एक थोड़ा सा जो एक शॉर्ट जैसे इंट्रो संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था का था, उसमें मैंने चलते चलते आपको बताया था कि जो उत्तर भारत से जो ब्राह्मण दक्षिण भारत में जाते थे उन्हें वहां बेदियार बोला जाता था। और जो लगातार उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने वाले ब्राह्मण, या लगातार जो ब्राह्मण जाते रहे, या वो जो जाने की जो प्रक्रिया थी उसे साथियों बड़वा प्रथा बोला जाता था। बड़वा प्रथा, क्योंकि एक बार बड़वा प्रथा भी पूछी गई है साथियों, तो बड़वा प्रथा पूछ सकता है। तो बड़वा प्रथा बोला जाता था। उसके बाद साथियों जैसे ही हम आगे बढ़े तो वो जो शासक वर्ग आ जाएगा कि शासक वर्ग क्या था। तो शासक वर्ग को भी वहां जैसे होता है ना शब्दावली, जो मैंने शुरुआत से आपको करवा रहा हूँ कि संगम कालीन शब्दावली कुछ ऐसी है। बाकी संगम काल का जो इसके बाद आर्थिक में करवाऊंगा।
अर्थ के बाद जो कल्चर वाला जो पोर्शन रह जाएगा, कल्चर वाला पोर्शन साथियों में कल्चर में करवाऊंगा आपको, क्योंकि कल्चर वाला थोड़ा विस्तृत पोर्शन है और वो सारे जब मैं प्राचीन भारत का जो अब इसका जो गुप्तोत्तर काल के बाद जब पूर्व मध्य काल प्रारंभ होगा उससे पहले ही मैं प्राचीन भारत का पूरा कल्चर करवाऊंगा, संस्कृति वाला पार्ट, संस्कृति और साहित्य वाला जो पार्ट था, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए साथियों। तो मैंने सोचा कि उसका एक अलग सेगमेंट बनाकर उसी में जैसे अलग से क्लास ली जाए उसकी, तो इसीलिए साथियों के कल्चर वाला पोर्शन वहां ले लूंगा। जैसे ही साथियों आप देखोगे तो शासक वर्ग को यहाँ अरसर बोला जाता था, तो अगर इसमें डालो तो सीधे सीधे यहाँ पे आप कह सकते हो कि शासक, जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग, इसे साथियों संगम युग में अरसर बोला जाता था, अरसर, अरसर, अरसर बोला जाता था। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि जो किसान थे, मैंने आपको कई बार बताया कि किसान बेललाल, जो किसान थे, किसान, किसान, किसानों को साथियों बेललाल बोला जाता था, बेललाल, बेललाल बोला जाता था। और यहां भी साथियों में, यहां भी मैं ये हटा के लिख दूं क्योंकि इसकी पीपीटी मैंने नहीं बनवाई है, इसकी पीपीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने बस समझाने के लिए मैंने कहा कि विस्तार से प्रश्न भी यहाँ से प्रश्न बहुत कम उठाए गए, एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो शासक वर्ग था उसे अरसर बोला जाता, अरसर बोला जाता था। दूसरा साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो धनी किसान थे उनका भूमि पर आधिपत्य था, या भूमि उनके अंदर अंटर में थी, या कह सकते हो कि भूमि पर नियंत्रण था साथियों। तो सीधे आप कह सकते हो कि जो धनी किसान, धनी किसानों का, धनी किसानों का भूमि पर नियंत्रण, भूमि पर नियंत्रण था साथियों, नियंत्रण था, नियंत्रण। जब धनी किसानों का भूमि पर साथियों नियंत्रण था, तो जो आप कह सकते हो कि जो कह सकते हो जिनके पास भूमि नहीं थी, वो किसान धनी किसानों के खेतों में कार्य करते थे साथियों। ये आपको समझना पड़ेगा, तो ये मैं आपको जैसे ही समझा दूंगा। तो जो अब आप यहाँ भी देख लो कि जो बड़े बड़े किसान हैं या जो बड़े बड़े जो अमीर इंसान, अमीर आदमी है, तो उनके यहाँ जो गरीब या जिनके पास कह सकते हैं कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसान या भूमिहीन एक जो व्यक्ति है, वो उनके यहाँ काम करता है। तो जो काम करता था, लेकिन यहाँ क्या था कि जो भूमिहीन किसान थे उनको धनी किसानों के यहाँ कार्य करना पड़ता था, जिसे बोलते हैं ना बंधुआ मजदूरी एक टाइप की। तो वो एक बंधुआ मजदूरी थी साथियों संगम युग में, कि जो जिनके पास भूमि नहीं है वो जो धनी किसान है उनके यहाँ कार्य करेंगे और उनसे उनका जीवन यापन होता था, होता होगा साथियों। इससे आगे आप देखोगे कि जो धनी किसान थे, इन धनी किसानों का साथियों आप देखोगे कि इन धनी किसानों का राज परिवार से वैवाहिक संबंध होता था, राज परिवार से, राज परिवार, राज परिवार में वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। और जब साथियों राज परिवार में वैवाहिक संबंध होगा जिसका, तो वो तो खुद राजा हो जाएगा, वो तो खुद अपनी उन शक्तियों को देख वो चलेगा कि अगर मेरा राज परिवार से संबंध है तो मैं राजा हूं। वो अपनी पावर का यूज करेगा, वो जब जैसा चाहेगा वैसा उसे प्रयोग करेगा साथियों। तो आप देखोगे साथियों कि उसे जो प्रयोग करेगा उसके बाद ही आप अगर निष्कर्षतः आप कह सकते हो कि समाज में तीव्र, जैसे बोलते हैं ना कि समाज में तीव्र आर्थिक सामाजिक कह सकते हैं अव्यवस्था या विषमता, अव्यवस्था तो शब्द ठीक नहीं है, विषमता थी। तो सीधे सीधे यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये मैं एक साफ करके साथियों, ये वाला मैं किसान बेललाल वाला साफ करके निष्कर्ष, तो अगर तुम निष्कर्ष निकालो साथियों तो इसमें सीधे सीधे बोल सकते हो आप कि समाज में तीव्र आर्थिक और सामाजिक विषमता थी, सामाजिक विषमता थी, विषमता थी। तो आप देखोगे और समाज में आर्थिक और सामाजिक तीव्र, जो तीव्र विषमता या तीव्र आर्थिक सामाजिक विषमता थी, वो क्यों थी, जो मैं शुरुआत से साथियों आपको करवाता आ रहा हूं कि किस कारण थी, किस लिए थी। और मेन जैसे अब आ जाएगा कि समाज में जैसे व्यवसाय से संबंधित आप कह सकते हो कि जातियों का विकास हुआ।
तो समाज में आप देखोगे कि जो जातियां व्यवसाय करती थी या जो जिस व्यवसाय में लगा हुआ था उसी से संबंधित उनका जातियों का नाम होने लगा कि जो जिस तरीके से जो व्यवसाय कर रही है या जो व्यवसाय जो कर रहा है उस व्यवसाय के नाम से उसकी जाति हो गई। तो समाज में ये भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक विषमता थी। और जातियों में भी आप देख सकते हो कि आपको जो नमक का व्यवसाय करने वाले थे उन्हें उमानार बोला जाता है। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, यहाँ से प्रश्न उठा सकता है साथियों। तो ये मैं एक बार यहाँ से ये हटा के मैं आपको पूरा ये सभी हटा के ये पूरा ही करवा देता हूँ। आप कह सकते हो कि व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था, व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था हो गई थी साथियों समाज में, जाति व्यवस्था। और जब व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था होगी तो आपको साथियों देखने को मिलेगा जैसे 3-4 आपको देखने को मिलेंगे साथियों कि नमक का व्यवसाय करने वाले, नमक का व्यवसाय करने वाले। दूसरा आप साथियों कह सकते हो कि लोहे का व्यवसाय करने वाले, या फिर कह सकते हो कि जो लोहे के साथ जैसे लोहे गलाने का, जिसे हम अपने यहाँ लोहार बोला जाता है, वहाँ उसे कोयावर बोला जाता था। नमक का व्यवसाय करने वाले को उमानार बोला जाता था साथियों। और जैसे कुम्हार का कार्य करने वाले को, हाँ कुम्हार का कार्य करने वाले को कुम्हावर बोला जाता था। और जो लोहे के गलने या लोहे का जैसे लोहार वाला कार्य जो करता था या लौह कर्म का जो कार्य करता था उसे कोलार बोला जाता था साथियों। और जो बढ़ई था, जो लकड़ी का कार्य करता था, उसे थेचर बोला जाता था। तो ये इसमें क्या है, इन शब्दावलियों में साथियों पूछ सकता है आपसे। तो ये साथियों जो नमक का व्यवसाय करने वाले को उमानार उमानार बोला जाता था। दूसरा आप कह सकते हो कि कुम्हार का कार्य करने वाला, कुम्हार का कार्य करने वाले को, कार्य करने वाले को कुमावर बोला जाता था साथियों। कुमावर बोला जाता था या कोयावर बोला जाता था। कोयावर भी साथियों आप देख सकते हो नीचे, कोयावर कोयावर बोला जाता था। तो दोनों में साथियों जैसे कहीं कहीं कुमावर भी है, कहीं कहीं कोयावर भी है साथियों। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो जो लोहे का कार्य या लोहार का कार्य करने वाले को लोहार, सीधे सीधे लोहार लिख देता हूँ, लोहार का कार्य करने वाले को आप कह सकते हो साथियों कोलार बोला जाता था, कोलार। तो यहाँ से क्या है, ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ साथियों कि यहाँ से क्या प्रश्न उठाता है साथियों आयोग, ऐसी जगह से ही प्रश्न उठाता है जहाँ आप अटकेंगे साथियों। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको अटकना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके के जितने भी हैं कोयावर, उमावर, ये शब्दावली हैं, यहाँ से ही प्रश्न उठाता है साथियों। इसके बाद एक कल्चर में आएगा, तो कल्चर में कुछ संगम युग की पुस्तकें हैं। मैंने आपको बताया था इतिथोकई, तोलकाप्पियम, और आपको अलग अलग जैसे नाम मिलेंगे। तो एक मिलेगा साथियों उसमें, तो आपको मिलेगा कि एक जो राजा है वो एक विजय करता है, उसके बाद शादी करता है। तो वो भी साथियों उस ग्रंथ का भी मैं आपको वो करवाऊंगा, नाम उस समय करवाऊंगा साथियों कल्चर में। तो कल्चर में धीरे धीरे साथियों आपको बिल्कुल विस्तार से कल्चर में यहाँ से संगम युग का भी करवाया जाएगा, बाकी अदर प्राचीन भारत का जितना भी कल्चर है वो सब करवाया जाएगा साथियों। यहाँ पे एक रह गया कि बढ़ई का कार्य करने वाले को, बढ़ई, बढ़ई या बढ़ही, बढ़ही का कार्य करने वाले को साथियों थेचर बोला जाता था, थेचर, थेचर, थेचर बोला जाता था साथियों। इससे आगे साथियों जैसे ही आप बढ़े तो आप देखोगे कि यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था में अगर आप कह सकते हैं इससे आगे, तो सीधे सीधे एक पॉइंट ये भी लगा सकते हैं कि 8 प्रकार के वो जो चली आ रहे थे, 8 प्रकार की वैवाहिक व्यवस्था थी या विवाहों का प्रचलन था, का प्रचलन। तो वैवाहिक व्यवस्था पे उसके बाद साथियों जैसे ही आगे बढ़े तो उसके बाद आ जाएगा दाह संस्कार।
या महिलाओं की जैसे स्थिति की चर्चा होगी तो महिला लेखन कार्य से जुड़ी थी, उनमें भी अगर लेखन कार्य में आप कह सकते हो कि या काव्य लेखन से जुड़ी थी। ये भी पॉइंट जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ें तो सामाजिक व्यवस्था में एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि महिलाएं या काव्य लेखन से, काव्य लेखन कार्य नहीं, काव्य लेखन से जुड़ी थी, काव्य लेखन से जुड़ी थी। और जब महिलाएं काव्य लेखन से जुड़ेंगी साथियों तो एक महिला का नाम आता है या महिला कवि का नाम आता है जिसे अवियार बोला जाता था। अवियार नामक महिला कवि का उल्लेख मिलता है साथियों। तो अवियार नामक महिला कवि का साथियों उल्लेख मिलता है। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि इसके बाद फिर आ जाएगा दाह संस्कार या दाह संस्कार की जो प्रणाली है या समाधिकरण, जो दो प्रकार से होती थी। एक तो कह सकते हो कि या अंत्येष्टि की प्रणाली जैसे बोला जाता है, तो वो भी साथियों संगम युग में दो प्रकार से थी, एक समाधिकरण था और दूसरा आप कह सकते हो कि दाह संस्कार था। और एक पॉइंट, हाँ साथियों एक पॉइंट और आप लिख सकते हो इसमें कि जो कोआ था या जैसे कहीं कहीं कोआ बोला जाता है, तो और हमारे जैसे लोकल अगर भाषा में देखा जाए तो वहाँ कौआ बोला जाता है साथियों। तो कोआ को शुभ पक्षी माना जाता था, शुभ पक्षी माना जाता था साथियों, संगम युग में पक्षी माना जाता था। और साथियों शुभ पक्षी क्यों माना जाएगा? क्योंकि कहा जाता था कि ये कौआ अतिथि के आने का संकेत है, या कौआ को अतिथि के आने का संकेत माना जाता था, यानी अतिथि आने का संकेत साथियों। इसके बाद अंत्येष्टि मैंने आपको बताया था। अगर आगे बढ़े साथियों तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि, या सीधे मैं स्लाइड ही हटाऊं तो आप देखोगे अंत्येष्टि अगर अंत्येष्टि की चर्चा करें साथियों तो संगम युग में दो प्रकार से, पहला दाह संस्कार और दूसरा समाधिकरण। और समाधिकरण आप कह सकते हो अत्यधिक प्रचलित, तो ये अत्यधिक प्रचलित। और यहीं पे साथियों मैं जो आपको करवाना चाह रहा हूं, यहीं पे आपको साथियों समाधिकरण में ही आपको लिखना पड़ेगा कि बड़े बड़े पत्थरों द्वारा ढके जाते थे जो समाधि या कह सकते हो या कब्रें थी, वो बड़े बड़े पत्थरों द्वारा ढके जाते थे। उसी में साथियों मैंने आपको बताया था कि लौह कर्म का कार्य होता था, उसमें लोहे की भी कुछ चीजें लगी होती थी या लोहे से भी जोड़ा जाता था। इन्हीं को साथियों में यहां लाना चाह रहा था आपको इतना समझाने के बाद कि इन्हीं को महापाषाण बोला गया साथियों, इन्हीं कब्रों को या इन्हीं समाधियों को साथियों महापाषाण बोला गया है। महापाषाण स्थल बोला गया साथियों। ये मुझे आपको समझाना था कि अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है या जो अंत्येष्टि है वो सबसे पहले दो प्रकार से, एक दाह संस्कार था और एक समाधिकरण था साथियों। और उसके बाद समाधिकरण में ये समाधिकरण अत्यधिक प्रचलित था। जैसे ही साथियों हम वो करें तो समाधिकरण अत्यधिक प्रचलित था। और इसमें आप देखोगे तो जो बड़े बड़े पत्थरों द्वारा ढके जाते थे जो समाधि स्थल से, और जो बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा जो ढके हुए समाधि स्थल थे उन्हीं को महापाषाण बोला गया साथियों। तो ये जो आपको मैंने बताया था ना कि शुरुआत में मैंने आपको बताया महापाषाण स्थल से जो इनसे जानकारी के जो साक्ष्य थे या जानकारी के जो स्रोत थे, उनमें भी साथियों मैंने आपको बताया था कि जो संगम साहित्य हैं तो वो मैं कल्चर के पोर्शन में आपको करवाऊंगा, और कुछ महापाषाण स्थल करवाए थे। तो ये महापाषाण स्थल यही है साथियों कि महापाषाण स्थल आप कहीं, मैंने शुरुआत से आपको समझाता आ रहा हूँ कि महापाषाण शब्द देखकर आप ये मत समझ लेना कि पत्थर का बड़ा टुकड़ा, इसे समाधि स्थल या कब्रों को बोला जाता था साथियों संगम युग में महापाषाण।
इसके बाद ही साथियों अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि इससे आगे जैसे ही मैं आपको करवाऊं तो इसके बाद इनके जो आध्यात्म या धार्मिक उनकी बात करें सबसे पहले तो मुरुगन देवता, मुरुगन नामक देवता की पूजा होती थी। देवता प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध प्रसिद्ध थे। हालांकि विष्णु की भी पूजा होती थी साथियों। यहाँ पे जैसे विष्णु की पूजा में एक यहाँ से एक पॉइंट और साथियों निकल के आता है कि जो विष्णु देवता की पूजा होती है या विष्णु भगवान की जो पूजा होती थी उनकी पूजा में साथियों तुलसी दल का प्रयोग किया जाता था। विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग। और तुलसी दल साथियों आप समझ गए होंगे कि तुलसी का पत्ता, तो तुलसी के पत्ते के या तुलसी पत्र, अगर ये ऐसे तुलसी दल न लिखकर तुलसी पत्र साथियों अगर मैं लिखूं तो वो और ज्यादा, जैसे तुलसी पत्र का प्रयोग होता था। तो यहाँ से साथियों मुर्गन से तो पूछा गया है, मुर्गन से एक बार प्रश्न आया है साथियों, बाकी तुलसी दल से नहीं आया। उसके बाद आप देखोगे साथियों कि इंद्र की भी पूजा होती थी। इंद्र को भी अगर लिखो तो लिख लो कि इंद्र की पूजा होती थी। और इसके बाद ही जैसे इंद्र की पूजा के बाद आप कह सकते हो साथियों कि जो सामाजिक व्यवस्था में या जितना भी अगर हम कहें तो एक जो कथन प्रचलन है उसमें साथियों यहाँ पे जैसे अगर हम कहें तो शुरुआत में जैसे माना जाता है कि जो आप किसी धार्मिक विकास या आप कह सकते हो कि जो वैदिक ग्रंथ हैं या वैदिक धर्म की जो प्रचार प्रसार का जिक्र आता है साथियों, तो उसमें आप कह सकते हो कि अगस्त्य ऋषि का नाम आता है। अगस्त्य ऋषि ये कई बार पूछा गया है। अगस्त्य ऋषि, और ये अगस्त्य ऋषि का नाम क्यों आता है साथियों कि इन्होंने ही दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया या वैदिक धर्म को पहुंचाया साथियों। तो दक्षिण भारत में वैदिक धर्म को पहुंचाया, वैदिक धर्म को पहुंचाया। तो ये साथियों मैंने आपको समझाने के लिए जैसे करा दिया कि वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि ने पहुंचाया, कि जैसे हर जगह ये 3 बार लगभग 3 या 4 बार लगभग प्रश्न पूछा गया साथियों। इससे आगे साथियों हम जैसे ही बढ़े तो आप देखोगे कि इसके बाद आ जाएगी कि संगमकालीन अर्थव्यवस्था। तो ये और मैं एक बार आपको करवा दूं, संगमकालीन अर्थव्यवस्था। और जब अर्थव्यवस्था की साथियों चर्चा होगी तो सबसे पहले कृषि की चर्चा होगी। तो आप जैसे कृषि में जैसे लगता है वो कर लूं, या सबसे पहले अगर आय के स्रोत की चर्चा हो तो वो कृषि में भी हो जाएगी। अगर सीधे अगर पूछा जाए तो आय का स्रोत सर्वप्रमुख क्या था, तो भू राजस्व आय का सर्वप्रमुख स्रोत था। भू राजस्व आय का सर्वप्रमुख स्रोत था। भू राजस्व साथियों आय का सर्वप्रमुख स्रोत था। उसमें इसमें भी अगर आप देखो तो जैसे जो भू राजस्व था, जो कर था उसका नाम था कदमई। तो कदमई जैसे अभी तक पूछा नहीं गया, भू राजस्व तो पूछ लिया गया है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जिसे कदमई कहा जाता था, जिसे कदमई कहा जाता था। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए कि कदमई क्या था। अभी तक कदमई पूछा नहीं गया, अभी तक यही पूछा गया कि संगम काल में सबसे जो आय का सर्वप्रमुख स्रोत क्या था। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें उसी में साथियों आपको भू राजस्व डाल देगा और 3 अलग डाल देगा, वहीं फंसा देता है। हो सकता है कि जब भू राजस्व पूछ सकता है तो कदमई भी पूछ सकता है, क्योंकि भू राजस्व को ही तो कदमई बोला जाता था वहाँ। और सीधे सीधे अगर आप कह सकते हो कि जो भूमि की पैमाइश कर भू राजस्व का निर्धारण होता था, तो वो तो शुरुआत से संगम आप कह सकते हो महाजनपद काल के बाद से ही
भूमि की पैमाइश हो रही है, उत्तर वैदिक काल से भूमि की पैमाइश होकर भू राजस्व निर्धारित किया जा रहा है। तो उसके बाद जो भूमि की माप की इकाई पूछ लेता साथियों कभी कभी, तो जो यहाँ पे जो भूमि की माप की जो इकाई थी वो 3 प्रकार थी या 3 थी। भूमि माप की इकाई, माप की इकाई, भूमि माप की इकाई साथियों 3 नाम आते हैं, या 3 आप कह सकते हो कि 3 प्रकार की होती थी। एक माँ आती है, माँ, दूसरी वेल्ली, और तीसरा साथियों आता है निवर्तन। निवर्तन। तो यहाँ से कई बार साथियों प्रश्न पूछा गया है, भूमि माप की जो इकाइयां उनसे कई बार पूछा गया है कि भूमि माप की इकाइयों में आप देख सकते हो, तो भूमि माप की इकाइयों से पूछ ले, सीधे सीधे पूछ लेता कि संगम युग में भूमि माप की इकाई या दक्षिण भारत में भूमि माप की इकाई कौन कौन सी थी, और ऑप्शन दे देगा यही। तो साथियों ये ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया है कि भूमि माप की इकाई, तो आप 3 ये ध्यान रखना, माँ, वेली और तीसरा है निवर्तन साथियों। तो इससे आगे हम साथियों जैसे ही हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कृषि, कृषि की चर्चा करें तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि कृषि अधिशेष कृषि थी। यहाँ पे भी अधिशेष कृषि की चर्चा होती है साथियों, अधिशेष कृषि थी, अधिशेष, अधिशेष कृषि। और जब अधिशेष कृषि मैंने कई बार समझाया साथियों कि अधिशेष कृषि अगर सामान्य भाषा में सिंपल तरीके से या सिंपल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो अधिशेष कृषि का मात्र अगर जैसे मैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं तो आपको समझना चाहिए, अधिशेष कृषि का मतलब ये कि मेरा, मैं जो खेती कर रहा हूँ मेरा पूरा खर्चा चल जाए और आगे के लिए भी मैं उसे बचा के रख सकूं, या आगे जैसे मैं स्टॉक रख सकूं कि मेरा आज वर्तमान तो मेरा खाना पीना चल रहा है मेरी कृषि से या जो अनाज हुआ है उससे, लेकिन आगे के लिए भविष्य के लिए मैं उसे बचा के अपने स्टॉक में रख सकूं, उसे अधिशेष कृषि बोला जाता है। मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझना हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हो साथियों। और उसके बाद अधिशेष कृषि में आप देखोगे कि चावल जो कृषि थी तो वहाँ चावल होंगे, जब आप देखो आंध्रा की बात हो रही है, आंध्रा में चावल होंगे, नारियल होगा, और आप देखो गन्ना भी होगा। और जब उस रीजन में जो साथ वाले रीजन में काली मिर्च होती है तो 4 कृषि, 4 फसलों की चर्चा है, चावल, नारियल, गन्ना, आप कह सकते हो काली मिर्च, काली मिर्च। और सबसे उपजाऊ साथियों, आप अगर आप मैं आपको बताऊं कि सबसे उपजाऊ भूमि, ये आपको थोड़ा जानने के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए साथियों, ये जो मैं बता रहा हूँ ये जैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आर ओ में नहीं पूछा गया, लेकिन यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है और यूपीएससी में तो कई बार पूछा गया है ये। तो जो कावेरी नदी थी, कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र को सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता था साथियों। और उसमें एक कहावत थी या एक जो प्रचलन जैसे होता है, उसमें बोला जाता था कि एक हाथी एक दिन में जितनी जगह पे बैठता है, या एक हाथी एक बार में जितनी जगह पे बैठता है, उतनी जगह एक परिवार के लिए एक साल के लिए अनाज का उत्पादन करती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो साथियों कि कितनी उपजाऊ भूमि होगी। तो ये जो कोट मैंने जो बोला है कि एक हाथी एक समय में जितनी जगह पे बैठता था उतनी जगह में एक परिवार के लिए एक साल का अनाज उत्पादन हो जाता था साथियों। तो ये कई बार यूपीएससी में तो साथियों कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी 1-2 बार पूछा गया साथियों। तो इस पर ध्यान रखना कि हो सकता है कि आर ओ में भी पूछ ले। आयोग तो वही है पीसीएस वाला, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग। तो जब वहां पूछ सकता है तो क्या पता यहाँ इसमें भी पूछ ले साथियों। इससे आगे आप सीधे जैसे आ जाएं साथियों, तो आप आ जाएंगे जैसे उद्योग, उद्योग शिल्प उद्योग पे आ जाएं साथियों। तो इससे आगे जैसे हम कृषि के बाद साथियों हम बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में शिल्प उद्योग की जब चर्चा होगी, तो शिल्प उद्योग में, शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योगों की साथियों चर्चा हो। और शिल्प उद्योग में साथियों आप अंदाजा लगाइए कि तट का इलाका है, और तट के इलाके में आप देखोगे कि जो आंध्रा वाला रीजन है वो तट का इलाका है, और वहाँ सबसे पहले आप कह सकते हो कि जो उद्योग का जिसका विकास होगा उसमें आप देखोगे कि पहला कौन सा होगा तट के किनारे, और क्या उत्पादन हो सकता है साथियों उद्योग के अगर नजर से देखें तो सबसे पहले नमक, तो नमक उद्योग,
नमक उद्योग। दूसरा साथियों रक्षा सुरक्षा के लिए भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था साथियों, तो आप कह सकते हो अस्त्र शस्त्र उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग। तीसरा साथियों अगर आप बताना चाहो तो कह सकते हो कि अगर रहते थे तो आभूषण, और साउथ में आप देखोगे या दक्षिण में आप देखोगे शुरुआत से ही आभूषण पहनने का शौक है, क्योंकि वहाँ स्वर्ण बहुतायत में मिलता है, क्योंकि वहीं ज्यादातर खाने आप देखो कर्नाटक से जैसे स्टार्ट होगा तो सोने की खाने होती है। सॉरी। तो उसी के बाद आप कह सकते हो आभूषण उद्योग साथियों, आभूषण उद्योग। और अंतिम अगर अब साथियों आप अगर चौथा उद्योग साथियों हम जैसे आप कह सकते हो, तो एक उद्योग प्राचीन काल से मैं बता रहा हूँ कि वैदिक युग से साथी चलता आ रहा है हमारे यहाँ उद्योग, या आप सिंधु सभ्यता से भी कह सकते हो, कि हाथी दांत से बनी सामग्री का उद्योग। जो हाथी दांत से जो सामग्री बनती थी, तो ये भी आप इसी में लिख सकते हो कि इस समय भी प्रचलित था, हाथी दांत से बनी, दांत से बनी सामग्री उद्योग, सामग्री उद्योग, उद्योग। तो साथियों उस समय क्या था, यही उद्योग थे। आजकल वर्तमान तो नहीं, फलाने फैक्ट्री ये कि आप कह सकते हो कि सैमसंग की वो लगी, और इंडिया के अगर आप देखो तो स्पोर्ट्स कपड़े में अगर आप जा जाओ, ये सब थोड़ी था उस समय। तो ये था। उसके बाद साथियों आ जाएगा व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य में साथियों दोनों प्रकार का व्यापार प्रचलित था। ये मैं अगर आसानी भाषा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों, तो मैं और आसान भाषा में आपको समझा दूं कि दोनों प्रकार के जो व्यापार प्रचलित था, आंतरिक और बाह्य। अगर देखा जाए तो आंतरिक बाह्य में देखा जाए तो बाह्य अत्यधिक फेमस था। बाह्य में आप देखोगे आयात निर्यात दोनों होते थे। आयात में आप देखोगे कि स्वर्ण आभूषण, आप कह सकते हो कि कीमती जो क्या बोलते हैं, जो पन्नाम होती, जो डायमंड वगैरह, ये सब थे, इनका आयात होता था। निर्यात में आप सबसे पहले ये हाथी दांत की सामग्री और ये सब कर दोगे। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि तीन चार वो जैसे वो जो उल्लेख मिलता है उसमें बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है साथियों उद्योग, और उसके बाद जो आयात निर्यात में बंदरगाहों का। तो कभी कभी साथियों बंदरगाहों का नाम पूछ लेता है। तो जिसमें तीन चार चार जैसे मेन चार बंदरगाह साथियों, उसमें नौरा, तोंडी, मुजरिस, और एक जो, ये तो तीनों आप देखोगे पश्चिमी तट के हैं, और एक आपको आया जाएगा फुहार करके, जिसे कावेरी पत्तनम बोला जाता है, ये पूर्वी तटीय था। तो ये चार बंदरगाह, बंदरगाहों की चर्चा होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया साथियों। तो बंदरगाह मैं आपको बता दूं, बंदरगाह, बंदरगाहों में साथियों आपको चार बंदरगाह नजर आएंगे यहाँ, नौरा, तोंडी, मुजरिस, मुजरिस, और चौथा अगर साथियों हम कहें तो इसे फुहार बोला जाता था, फुहार, जो वर्तमान में कावेरी पत्तनम है, कावेरी पत्तनम, पत्तनम। तो साथियों ये जो तीन बंदरगाह थे, ये जो तीन बंदरगाह साथियों अगर मैं कहूँ, तो नौरा, तोंडी और मुजरिस, ये मैं थोड़ा पेन पेन चेंज करके साथियों मैं आपको बताऊं, तो सीधे सीधे मैं आपको बता, नौरा, तो यहां से लेके ये तीनों तो थे साथियों पश्चिमी, पश्चिमी तट के, पश्चिमी तट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका वाले इस रीजन में थे पश्चिमी तट पर। और जो फुहार वाला था, ये कावेरी पत्तनम वाला, ये चौथा वाला साथियों, ये फुहार वाला, ये पूर्वी तट का बंदरगाह है साथियों, पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय। ये उड़ीसा वाले रीजन का आप कह सकते हो कि उड़ीसा, आंध्रा, कोलकाता से लेकर यही तो पूरी तट है। तो इसी का साथियों आप कह सकते हो कि ये जो फुहार था, इसकी कई बार साथियों नाम पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और एक जैसे जिक्र आता है साथियों, अगर संगम युग की चर्चा हो रही है तो इसी संगम युग में एक जिक्र आता है साथियों, तो वो जिक्र आता है अरिक्का मेडू करके। अरिक्का मेडू एक जगह है, तो उससे रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले, वैसे यही आप ध्यान कर लो साथियों, अरिक्का मेडू, अरिक्का मेडू करके आती है साथियों, यहाँ से रोमन बस्ती के साक्ष्य हैं, रोमन बस्ती के साक्ष्य, बस्ती के साक्ष्य, रोमन बस्ती के साक्ष्य साथियों प्राप्त हुए। तो ये आपको समझना चाहिए। इससे आगे साथियों हम जैसे ही जाएं
तो उसके बाद साथियों हम आ जाएंगे विदेशी राज्यों पर। ये हमारे संगम युग भी हो गया साथियों। अब सीधे विदेशी राज्यों में, विदेशी राज्य, और विदेशी राज्यों में साथियों आप देखोगे कि सबसे पहला आता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक में साथियों के शासकों में जैसे पूछा नहीं गया है, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि जो मौर्य काल में सर्वप्रथम जो आने वाले थे वो इंडो ग्रीक थे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जैसे इंडो ग्रीक में अगर प्रथम शासक जिन्होंने, आप कह सकते हो कि प्रथम शासक जिन्होंने अपने सिक्कों पर या कह सकते हैं कि जो इंडो ग्रीक शासक थे उनका आप कह सकते हो कि जो अपने नाम और चित्र और तिथि तीनों जो अंकित करवाई थी वो प्रथम शासक यही थे, इंडो ग्रीक थे, ये भी बोल सकते हो साथियों। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया, इंडो ग्रीक से तो बहुत बहुत ही कम पूछा जाता है। इनका एक एक शासक है जहाँ से पूछा गया है, तो मैंने सिर्फ वही मेन आपको मैं बता रहा हूँ, वही करवाऊंगा। और इनको आप देखोगे कि इनका जो इतिहास की जानकारी की जो स्रोत है इनकी सिक्कों से पता चल जाता है। इनके सिक्कों के माध्यम से इनके इतिहास को लिखा सकता है, मतलब इतिहास को लिख भी सकते हैं और इतिहास को समझ सकते हैं साथियों। इसके बाद हम जैसे ही आगे जैसे इंडो ग्रीक की चर्चा करेंगे तो इनमें जैसे शासकों की जो प्रमुख शासक है उनका चर्चा करेंगे। शासकों से पूछता साथियों, जैसे पूछ लेता कभी कभी, तो उसमें सबसे पहले आता है डेमेट्रियस प्रथम करके। डेमेट्रियस प्रथम, तो इसका जैसे बोलते हैं कि इसे जो इंडो ग्रीक शासन या इसका भारत में इसे संस्थापक माना जाता है कि भारत में यही था जो भारत में जो इंडो ग्रीक शासन की या जो इंडो ग्रीक शासन को जो स्थापित करता है, या आप सीधे कह सकते हो कि भारत की सीमा पर सबसे पहले या सीमा में प्रवेश करता है, या भारत के कुछ राज्यों को ये जीत कर उसे अपनी वहाँ पे अपना शासन करता है साथियों। तो ये डेमेट्रियस प्रथम था। तो इसकी ज़्यादातर साथियों चर्चा नहीं है, आप कह सकते हो बस इतना रहता है कि पंजाब और उसके कुछ भागों को जीतकर इसने शासन किया और साकल को अपनी राजधानी बनाया साथियों। ये पूछ लेता है ज़्यादातर। तो यहाँ से मतलब अब तो पूछना ही छोड़ दिया, कई 4-5 सालों से तो नहीं पूछा गया यहाँ से इंडो ग्रीक वाले इस डेमेट्रियस से। तो इसके बाद साथियों आप देखोगे इसके बारे में एक और मिलता है कि इसे भारतीय राजा की उपाधि दी गई, क्योंकि सबसे पहले भारत में इंडो ग्रीक शासक यही आया था, इसीलिए इसे भारतीय राजा की उपाधि दी गई। इसके बाद एक और आप कह सकते हो कि इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिपियों के जो सिक्के चलाए, एक अपने एक सिक्के पर इसने खरोष्टी लिपि भी थी इसके सिक्कों पर और यूनानी लिपि भी थी साथियों। तो दोनों लिपियों में इसने सिक्के चलाए अपने। तो ये अगर पूछे तो अभी तक ये वाला प्रश्न पूछा नहीं गया साथियों, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो इसीलिए मैंने ऐड करवा दिया। तो मैंने कहा आपको थोड़ा समझा दूं। अब जो जो शासक आ रहा है वो है साथियों मिनांडर। यहाँ से साथियों प्रश्न उठा लेता साथियों ये। तो इंडो ग्रीक में सबसे पहले अगर ये मैं हटा के विदेशी राज्यों में सब अब मैं शुरुआत करूं तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, और इसमें भी साथियों अगर मैं लिखूं तो मिनांडर, मिनांडर। और मिनांडर से कुछ तो समझ गए होंगे कि मिलिंद पढ़ो जो वाली में मैंने करवाया था बौद्ध धर्म साथियों ग्रंथ, तो उसमें मैंने आपको करवाया था कि मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो दार्शनिक वाद विवाद था उनका संकलन है मिलिंद पन्हो साथियों। उसके बाद मिनांडर नागसेन की के साथ अगर नागसेन के सानिध्य में या नागसेन का शिष्य बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता साथियों। तो आप सीधे आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये बौद्ध मतानुयायी था, और बौद्ध मतानुयायी था तो आप कह सकते हो कि बौद्ध ग्रंथों में से मिलिंद नाम दिया जाएगा क्यों मिलिंद पन्हो नाम है। तो सबसे पहले बौद्ध मतानुयायी, बौद्ध मतानुयायी अनुयायी। दूसरा आप कह सकते हो कि बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद नाम मिलता है साथियों, मिलिंद, मिलिंद। इससे आगे साथियों जैसे हम वो करें तो मैंने आपको शुरुआत में करवा दिया, वही जिक्र होता है कि जो जो मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ मिलता है उसमें मिनांडर और नागसेन या बौद्ध भिक्षु नागसेन के वाद विवाद या दार्शनिक वाद विवाद की चर्चा है। तो ये मैंने आपको साथियों करवा दिया, बस मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि अब ध्यान आ जाएगा। तो एक बार उसे जो बौद्ध धर्म मैंने आपको करवाया स्पेशली मैंने पढ़ो लिखवा के मैंने करवाया आपको समझा के, तो उससे आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो सेम वही एक ही प्रश्न पूछा गया है, तो उसे चाहे बौद्ध धर्म से मान लो या यहाँ से मान लो।
इसके बाद साथियों हम जाएं तो आप देखोगे कि मिनांडर में आप देखोगे कि इसके सिक्कों पर धर्मचक्र अंकित था। और धर्मचक्र कहाँ किसका वो आप कह सकते हो साइन है, क्या चिन्ह था, वो बौद्ध धर्म का था। तो इससे पता चलता है ये बौद्ध मतानुयायी था। तो ये हमने पहले ही बोल लिख दिया यहाँ पे कि एक बौद्ध मतानुयायी था साथियों मिनांडर। इसके बाद आप देखोगे कि जो प्रथम ये इसे आप कह सकते हो कि प्रथम इंडो ग्रीक शासक जिसने आप सोने के सिक्के चलाए। आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ एक और जैसे प्रश्न उठाया जाता है मिनांडर से कि एक प्रथम ऐसा इंडो ग्रीक शासक है जिसने सोने के सिक्के चलाए साथियों। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो। और सिक्कों में भी आप देखोगे कि सिक्कों के लिए जैसे द्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हो प्रथम या प्रथम इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। और जब साथियों प्रथम इंडो ग्रीक शासक था सोने के सिक्के चलाए तो इन सिक्कों को साथियों द्रम बोला जाता था। द्रम, द्रम करके द्रम, द्रम बोला जाता था साथियों इन सिक्कों को। तो ये आप ध्यान रखना कि जो द्रम शब्द है ये सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता था। जो मिनांडर ने सोने के सिक्के चलाए थे उनको द्रम बोला जाता था। और इसमें भी साथियों मैं आपको यहीं पे क्लियर करवा दूं कि ये जो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक है, न कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक है। तो इसके बाद साथियों में इंडो ग्रीक के बाद जैसे ही हम चलें तो दूसरा साथियों आएगा शक। शक, एक शक शासकों की चर्चा होती है साथियों। शकों में आप देखोगे मूलतः ये मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी, सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि मध्य एशिया के निवासी, मध्य एशिया के निवासी, निवासी। तो अब ये साथियों मध्य एशिया के निवासी की चर्चा होगी। और जैसे अगर पूछा जाए कि मध्य एशिया के निवासी थे तो ये भी यहाँ से साथियों एक बार जैसे एक बार प्रश्न वो भी पॉइंटों पूछा गया कि 4 पॉइंट दे दिए उनमें एक कथन, 2 कथन, 3 कथन। उसमें से एक में आ गया था कि बोलन दर्रे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साथियों कि बोलन दर्रे से ये आए थे भारत। बोलन दर्रे से भारत आए, दर्रे से भारत आए, भारत आए। तो ये एक ही बार पूछा गया वो भी कथन में। फिर भी मैंने कहा करवा देता हूँ, क्या पता अगर पॉइंटों में पूछ ले या सीधे सीधे। और भारतीय जैसे कह सकते हैं कि भारतीय स्रोतों में अगर जैसे भारतीय स्रोत या भारतीय जैसे ग्रंथ या भारतीय साहित्य में अगर देखा जाए तो इन्हें सीथियन बोला गया है। भारतीय स्रोतों में, भारतीय स्रोतों में, स्रोतों में इन्हें सीथियन, सीथियन, सीथियन बोला गया है, बोला गया है। तो ये साथियों आप ध्यान रखना, ये सीथियन अभी तक पूछा नहीं गया है क्या पता इस बार पूछ ले। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना साथियों। ऐसे ही हम जैसे आगे जाएं तो एक और जैसे अगर रह जाएगा तो कुषाण शासकों की चर्चा होगी। उसमें साथियों आप जैसी चर्चा करोगे तो कुषाण शासकों में एक कुजुल कट विशेष आएगा। कुजुल कट विशेष में आप देखोगे कि प्रथम सोने के सिक्के जैसे चलाएगा तो उसमें उसके बाद भीमकट विशेष आएगा, वो शुद्ध सोने के सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के भीमकट विशेष चलाएगा। तो कुषाण शासकों में साथियों आप देखोगे कि कुषाण शासकों में जब चर्चा होगी तो उनमें आप एक कनिष्क जो चर्चा होगी, कनिष्क का मैंने करवाया था कि चतुर्थ बौद्ध संधि कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन में हुई थी। तो लगभग कुषाण साथियों आप रह जाएंगे। शकों में अगर आप देखोगे तो शकों की 5 शाखाएं थी। इनसे आज तक प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन 5 शाखाएं थी, आपको बताने के लिए मैं समझा दूं। 5 शाखाओं में आप देखोगे 5 शाखाओं के जैसे जिक्र होता है तो सबसे पहली शाखा आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान में थी। दूसरा आप कह सकते हो कि पंजाब वाले रीजन में थी। तीसरा कह सकते हो कि पश्चिमी भारत में थी। और चौथी जैसे शाखा की चर्चा होती है तो आप कह सकते हो कि जो मथुरा वाला रीजन था तो उसमें थी। और पश्चिमी भारत में जैसे कभी पूछ लेता है कि एक छैराग वंश की थी, पश्चिमी भारत में थी। उसके बाद छैराग के बाद आप देखोगे अराजक, अराजक करके एक वंश आता है। अराजक था नहीं, अराजक नहीं, अच्छारक कुछ ऐसे करके। तो आप देखोगे कि एक तो मैंने आपको करवा दिया छैरात वंश जो पश्चिमी भारत में था।
उसके बाद आप देख सकते हो कि उज्जैन में या जैसे छैरात वंश की जब चर्चा होती है तो छैरात वंश का एक नहपान करके जो शासक आता है साथियों शकों में, तो आप सीधे सीधे ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है कि छैरात वंश छैरात वंश छैरात वंश जो इसी का शकों के ही अंदर जो चार शाखाएं थी उन्हीं में छैरात वंश साथियों आपको नजर आएगा। और छैरात वंश में आपको एक नहपान करके शासक मिलेगा, इसे भी प्रतापी राजा बोला जाता है साथियों। तो नहपान से आप देखोगे कि एक प्रश्न पूछा गया है तो नहपान का जैसी चर्चा होती है। उसके बाद जो दूसरी शाखा है जो जिसे बोलते हैं उज्जैन वाली शाखा या उज्जैन में जो शाखा थी उसका एक वंश मिलता है, जिसे वंश वैसे तो शकों की शाखा है लेकिन कादर्मक करके एक वंश होता है साथियों। तो ये मैं साथियों ये साफ कर दूं, ये वाला जो उज्जैन वाली शाखा है उसमें कादर्मक करके एक वंश होता है। उज्जैन उज्जैन में कादर्मक 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 वंश, वैसे कादर्मक जिक्र नहीं होता लेकिन आप साथियों आपको बताने के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई अंदर और पूछे या आयोगी पूछ ले तो आप कह सकते हो कादर्मक नामक एक वंश होता है। उसी में अब मेन अब आ जाएगा साथियों कि जो कादर्मक वंश में एक शासक होता है रुद्रदामन, जिसे मैंने आपका था रुद्रदामन का अभिलेख। तो ये रुद्रदामन इस पे रुद्रदामन शासक होता है, शासक या रुद्रदामन एक प्रतापी शासक जिसे प्रतापी राजा जिसे बोला जाता है वो रुद्रदामन होता है साथियों। ये उज्जैन वाली शाखा का था शकों की। और जब नहपान और रुद्रदामन की साथियों जैसी चर्चा होती है तो आप देखोगे कि जो नहपान था वो सातवाहन नहपान के बारे में सिर्फ एक जो प्रश्न पूछ लेता है कि इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था, सातकर्णी ने हराया था इस नहपान को साथियों। जो शक शासक नहपान था उसे सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था साथियों। और जब ऐसे उसके बाद आप देखोगे रुद्रदामन की जब चर्चा होती है तो रुद्रदामन की जो मेन जहां से पूछा जाता है साथियों, मैं ये हटा देता हूं, यहां से ये मैं साफ कर देता हूं ये वाला। तो जैसे ही साथियों रुद्रदामन की चर्चा होती है तो रुद्रदामन के बारे में एक प्रश्न जहां से प्रश्न उठाता है वो है कि इसने बिना बेगार के सुदर्शन झील का सुदर्शन कह सकते सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। तो यहां से साथियों रुद्रदामन से भी प्रश्न साथियों को उठा लेता कभी कभी। तो यहीं से और रुद्रदामन के बारे में यहीं से आप कह सकते हो कि यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछा है सुदर्शन झील से साथियों। तो सुदर्शन झील की बात जैसे ही साथियों अगर जिक्र करें तो एक और पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद आप देखोगे कि जो रुद्र सिंह या रुद्रदामन करके जो आता है उनको आप देखोगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय वो हराता है। तो ये उसके बाद आ जाएगा। तो एक प्रश्न जैसे शक के बाद मैं आपको बताऊं, शक के बाद जैसे ही आप आए तो पल्लव वंश आ जाता है। पल्लव वंश का ज्यादा जिक्र नहीं होता, वहां से प्रश्न भी नहीं पूछता। पहलव वंश, और पहलव वंश में भी साथियों अगर जैसे पहलव वंश वैसे प्रश्न तो नहीं पूछता लेकिन अगर पहलव वंश में जिसे पार्थियन वंश भी बोला जाता था या पार्थियन वंश भी बोला जाता था तो 2 पॉइंट साथियों आपसे पूछ लेगा। तो जैसे 2 पॉइंट में भी अगर जिक्र करें तो 2 पॉइंट में क्योंकि ये ईरान के निवासी थे, ये भी मध्य जैसे ईरान भी मध्य एशिया में आ जाता है तो मध्य एशिया बोल दो या फिर ईरान बोल दो, साथियों ईरान के निवासी बोल सकते हैं। तो ईरान के निवासी थे। उसके बाद इसमें जो पल्लव वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोर्डो फर्नांडीज करके। और गोर्डो फर्नांडीज की चर्चा नहीं होती, कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों। एक तख्ते बही में आप देखोगे तख्ते बही करके उसमें अलग अलग नामों से गुदुइयर करके कुछ ऐसी नाम आता है। इसके बाद साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो सीधे कुषाण वंश आ जाता है। कुषाण वंश जो रह गया साथियों मौर्योत्तर काल में। तो कल की क्लास जो गुप्त उसमें होगी उसमें साथियों आप देखोगे कि गुप्त वाले में ही मैं 10 मिनट में करवा दूंगा साथियों।
तो कल की क्लास गुप्त पे रहेगी और जो 5 मिनट का या 10 मिनट का जो टॉपिक रह गया कुषाण वाला वो मैं कल की क्लास में साथियों करवा दूंगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, तो मिलते हैं साथियों। चैनल पर कोई नया साथी आया हो या नए साथियों को साथियों जोड़ो, और कोई नया साथी आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो थोड़ा, और साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर सर, मिलते हैं फिर साथियों कल। जय हिंद, राधे राधे।